Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. Welcome to another session of Down to Earth. So here we are now covering the April edition that has just come up. So we will be trying to cover this April edition. So the topic for the today which we're going to cover is related to the cover story they have. So the cover story they are discussing here is related to from oil to electric. What do you mean by this terminology from oil to electric? This means कि जैसे अब अलायंसेस बन रहे हैं, जैसे अभी नई क्वाड की मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहां पे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जितनी भी डिस्कशंस चल रही हैं, बाकी जितने भी हम रीजनल एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर जगह पे बात हो रही है कि दैट वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम दिस ऑयल थिंग. हमें ऑयल से शिफ्ट करना पड़ेगा टू न्यू टेक्नोलॉजीज. तो ये जो आर्टिकल आज हम कवर करेंगे, इट इज ऑल अबाउट दिस ओनली कि किस तरीके से आजकल जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, वो हमें कह रहा है कि हमें अपना क्लाइमेट चेंज के इंक्रीज को रोकना पड़ेगा बाय 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस. तो उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज किस तरीके से अपने प्लेजेस कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना चाहते हैं, कौन कौन अपनी व्हीकुलर एमिशंस को कम करना चाह रहे हैं, और किस तरीके से कंट्रीज ने अपने टारगेट्स को सेट किया है, और किस तरीके से उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो अब इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब किस तरीके से उस जो इंक्लाइन हो रहा है, जो रिन्यूएबल्स की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, तो वो किस तरीके से क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. और हम देख सकते हैं कि जो क्लीन एनर्जी की तरफ जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो नीड ऑफ द आवर है और जो अभी फिलहाल की सिचुएशन है, दैट वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस फ्रॉम दिस ऑयल थिंग एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस क्लीन एनर्जी. तो यही आर्टिकल इस बारे में डिस्कस कर रहा है, तो इसी को देखने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. जैसे कि देख सकते हो, the signals are clear. The first meeting of the heads of the four-nation Quad Alliance held virtually on March 12 pointed at the shifting sands of geopolitics. तो अब बात हो रही है कि जो geopolitics है ना, वो चेंज हो रही है. जो geopolitics है अब वो चेंज हो रही है. It is now more focused on कि जो पहला ऑयल के ऊपर ज्यादा फोकस था, अब वो थोड़ा चेंज हो रहा है. वो ज्यादा शिफ्ट किसकी तरफ हो रहा है? टू द न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज. जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ प्रमोशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हो रही है. और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो दौर है, इट इज रिलेटेड टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और आने वाले टाइम में तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज 2022 तक आते आते काफी ज्यादा डिजिटाइज्ड भी हो जाएंगी. तो उसी की बात कर रहे हैं इसके रिलेटेड, और साथ में कुछ कंसर्न्स भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की है. जैसे कि आप देख सकते हैं, the world is already experiencing the fourth industrial revolution, an age of advanced technology based on information and communication, where artificial intelligence, self-driving cars and internet of things are not just sweeping across businesses and societies but also evolving rapidly. The pandemic, which has created an urgent need for both remote work and healthcare, has accelerated deployment of these advanced applications along with 5G, the fifth generation of mobile communication, earlier than anticipated. 65% of the world's GDP is set to be digitalized by 2022. जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी का अभी टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली 65% जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो डिजिटलाइज हो जाएगी बाय 2022. तो उसी टाइम के ऊपर, इसी बेस के ऊपर वो अपना एक कंसर्न बताने की कोशिश कर रहे हैं. वो कंसर्न क्या है वो देखते हैं. एट द सेम टाइम, the worsening climate crisis dictates that the global economy must quickly decarbonize. कि जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी की टाइम बातें हो रही हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो ग्लोबल इकोनॉमी है, अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो डेवलपमेंट कौन से पाथ पे होनी चाहिए? ग्रीन पाथ पे होनी चाहिए. इट शैल बी कार्बन न्यूट्रल. इट शैल बी कार्बन न्यूट्रल. या हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा? डीकार्बनाइज करना पड़ेगा. ग्लोबल CO2 emissions need to drop to net zero by 2050.
to limit the temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, says Intergovernmental Panel on Climate Change in its special report on global warming of 1.5 degree Celsius released in 2018. अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को नेट जीरो तक आना पड़ेगा अगर आईपीसीसी की जो रिकमेंडेशन आई थी इन इट्स स्पेशल रिपोर्ट। अब जो आईपीसीसी बॉडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो एक साइंटिफिक एनालिसिस करती है और जो अपनी इनपुट प्रोवाइड करती है टू द ऑर्गेनाइजेशन यूएनएफ ट्रिपल सी, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमें अपनी इकोनॉमीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको क्विकली डीकार्बनाइज करना पड़ेगा, जीरो एमिशंस लेके आनी पड़ेगी अगर हमारा ये जो पेरिस एग्रीमेंट का गोल है हमें अचीव करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस फॉसिल फ्यूल्स account for 80% of the global energy consumption and 75% of greenhouse gas emissions as per IPCC, countries are transitioning to cleaner energy system like renewables and promoting energy efficiency। क्योंकि हमें पता है कि जो इस टाइम पे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो पेरिस गोल को अचीव नहीं होने देंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो कंट्रीज हैं वो अब न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रही हैं, रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही हैं और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स की तरफ जा रही है। According to UN statement in November 2020, close to 115 countries have already pledged carbon neutrality by 2050। जो हमने बात करी थी कि 115 कंट्री से ज्यादा ने बोला है कि we will try to become carbon neutral by 2050। This means 50% of the world GDP and half of global CO2 emissions are now covered by net zero कमिटमेंट। अब कंट्रीज अपनी कमिटमेंट कर रही हैं, कंट्रीज को कमिटमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि चेंजिंग टाइम के साथ जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के गोल्स हैं और जिस तरीके से जैसे अलायंस है, क्वाड की अभी जो मीटिंग हुई वहां पे वो डिस्कस कर रहे थे और एक बड़ा मुद्दा था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब कंट्रीज की अप्रोच क्या होगी अगर उनको अपने अगर जियोपॉलिटिक्स जो गेम है जो चल रही है उसमें अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, while these announcements send unmistakable market signals to investors ready to fund a faster global transition to renewables, there is mounting pressure from intergovernmental bodies to ensure that economies as they recover from pandemic follow green recovery plans। देखो अब पता ही है कि सीधा इन्वेस्टर्स भी अब इसी चीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जो ज्यादा क्या है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही हैं, बट जो कंट्रीज का डेवलपमेंटल पाथ भी होना चाहिए वो भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए आफ्टर द कोरोना वायरस पैंडेमिक कि उनको भी जो प्लान्स होने चाहिए वो ग्रीन रिकवरी से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन इट्स emissions gap report 2020 advocate measures including direct support to zero emission technologies to keep the world on a 2 degree centigrade pathway। तो वर्ल्ड मिशन गैप रिपोर्ट ने भी यही बोला है कि हमें डायरेक्ट सपोर्ट देनी होगी अगर हमें पेरिस गोल्स को अचीव करना है। In a world where countries work towards limiting global temperatures rise to 1.5 degree centigrade, oil and coal production will need to decline by 85% and 100% respectively। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये गोल को अचीव करना है तो हमें ऑयल और कोल से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें कम करना होगा अगर हमें अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। टारगेट तो देखो यही है जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड घूम रहा है, यही टारगेट को अचीव करने की बात हो रही है और जिस पोजीशन पे अब हम हैं और 2050 तक हमें कहां होना चाहिए उसी चीज के बारे में बात करी गई है। इसको एक हम चीज से चेक कर सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हो कि 2018 में और 2050 में हमें कहां पे होना चाहिए। जो शेयर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में अभी 25% अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने पीछे ही बोला कि ऑयल और कोल से हमें जो उनकी डिक्लाइन होनी चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन वो इसी चीज में बात कर रहे हैं कि जैसे यहां पे कंट्रीब्यूशन 37% है यहां पे कितना रह जाएगा 4% रह जाएगा, यहां पे कितना रह जाएगा 4% रह जाएगा। तो बात की जाए अगर हमें अपने पेरिस गोल्स को अचीव करना है अगर 2050 तक हमें कहां होना चाहिए तो शेयर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो अभी 25% है उसको मूव करना पड़ेगा कहां पे 90% तक। अब कंट्रीज ये नहीं है कि इसके रिलेटेड काम नहीं कर रही हैं, कंट्रीज भी शिफ्ट कर रही हैं, जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो भी इस चीज की तरफ मूव कर रही हैं टुवर्ड्स क्लीनर टेक्नोलॉजीज। जैसे कि आप देख सकते हो
कि S&P Global Clean Energy Index which lists 30 companies from around the world that are involved in clean energy related business। तो ये आपका प्री का भी क्वेश्चन बन जाता है कि S&P Clean Energy Index क्या है। ये 30 कंपनीज का इंडेक्स है जो बेसिकली क्लीन एनर्जी में अपना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। It was up by 138% as compared to fossil fuel heavy S&P Energy Index which was down by 37%। इसका मतलब क्या है कि जो ये कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज की तरफ, उनमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि नीड ऑफ द आवर भी यही है कि हमें शिफ्ट करना पड़ेगा क्लीनर टेक्नोलॉजीज की तरफ। जैसे कि देख सकते हैं अगस्त 2020 द वैल्यूएशन ऑफ द ग्लोबल ई व्हीकल जायंट टेस्ला रीच्ड $380 बिलियन एंड बिकेम मोर देन द नेक्स्ट 10 ऑटोमेकर्स कंबाइंड। तो ये कहने की मतलब क्या है कि आज का जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम है, क्लीन एनर्जी का टाइम है, रिन्यूएबल का टाइम है। तो जो जो इसमें इन्वेस्ट करेगा वही डिमांड है आज की। अगर वो सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे देखने को मिला टेस्ला का और S&P क्लीन एनर्जी इंडेक्स, तो कंपनीज के स्टॉक्स क्या हैं, बढ़ रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज ऑलरेडी शिफ्टिंग फ्रॉम ऑयल बेरिंग रीजन्स टू मिनरल बेरिंग रीजन्स। द स्क्रैम्बल टू कंट्रोल द ट्रेड साइकिल बाय कंपनीज, कंट्रीज एंड अलायंसेस लाइक क्वाड विल ओनली इंटेंसिफाई एज द डिमांड राइजेस एंड द कंट्रीज बिकम मोर कमिटेड टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पाथवे। अब बात हो रही है क्योंकि सभी इस चीज की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रीज कमिटेड है इस टारगेट की तरफ, तो सभी को यह देखना होगा कि आने वाले टाइम में ये वॉर इन चीजों को लेके ऑलरेडी बढ़ चुकी है और आने वाले टाइम में भी और इंटेंसिफाई होगी। तो ये गाइस हमारा जो टॉपिक था, इट वाज जस्ट एक आर्टिकल था टू द कवर स्टोरी जो इस डाउन टू अर्थ मैगजीन के बारे में दे रखी है, जिसमें हमने चेक करने की कोशिश की है कि आने वाले टाइम में और अभी हमारी सिचुएशन क्या है, रिन्यूएबल का क्या टारगेट है और वो आने वाले टाइम में कितना होना चाहिए ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। कंट्रीज कमिटेड हैं, वो देखने को मिल रहा है, वो अपने प्लेज कर रहे हैं मिशंस ताकि वो अपने पेरिस गोल्स को अचीव कर सकें, और जो नए अलायंसेस हैं वो भी इस तरफ ही मूव कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस सेशन एंड कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी विल मीट next week and we will discuss and carry forward the discussion further on these topics, like we have discussed that we are now changing, geopolitics is changing and the world is changing towards renewable energy, to clean energy vehicles, and we need, and the investors are also investing in these technologies so that it becomes a dynamic shift, क्योंकि वही आज की क्या है, डिमांड है और नीड ऑफ द आवर है। So guys, thank you so much.